हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग लीनियर एक्सेलरेटर स्टार्ट कर रहे हैं, रेखीय त्वरित्र। तो एक एक्सेलरेटर हमने पढ़ लिया था जो कि कौन सा था, साइक्लोट्रॉन पढ़ लिया था। अभी हम लोग लीनियर एक्सेलरेटर पढ़ेंगे। लीनियर एक्सेलरेटर, रेखीय त्वरित्र, रेखीय त्वरित्र से हम लोग क्या करते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल को ही, जैसे इससे भी क्या करते हैं, आवेशित कणों को ही त्वरित करते हैं। जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, उदासीन कण, उनको इसकी हेल्प से एक्सेलरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड काम में लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड काम में नहीं लेते, इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड काम में लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से उनको एक्सेलरेट करते हैं। और मोस्टली इसमें जो पॉजिटिव पार्टिकल, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, या मैं ऐसे बोलूँ हैवी पार्टिकल्स होते हैं ना, हैवी पार्टिकल्स मतलब जैसे प्रोटॉन मान लो या ड्यूट्रॉन मान लो या अल्फा पार्टिकल मान लो, जो कि जिनका मास थोड़ा ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है लेकिन इसका मास क्या होता है, थोड़ा कम होता है, हल्का कण है ना थोड़ा। तो ज़्यादातर हम लोग जो इस टाइप के पार्टिकल्स इसमें यूज करते हैं, ये भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली ये काम में लेते हैं। प्रोटॉन हो गया या ड्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल, इनको जब एक्सेलरेट करवाना हो तब ये काम में लेते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से ये यूज करते हैं, तो इसमें पहले एक लाइन लिख लो। रेखीय त्वरित्र की सहायता से, 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 रेखीय त्वरित्र की सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। रेखीय त्वरित्र की सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। इसमें विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है। इसमें विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है। इंग्लिश में लिखो, लीनियर एक्सेलरेटर इज यूज्ड टू एक्सेलरेट, लीनियर एक्सेलरेटर इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स, टू एक्सेलरेट चार्ज्ड particles because electric field is only applicable on charged particles. Electric field is only applicable on charged particles. ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, F फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई वेक्टर होता है उदासीन कणों के लिए, उदासीन कण, न्यूट्रल पार्टिकल, फॉर न्यूट्रल पार्टिकल, उदासीन कण के लिए Q इक्वल टू 0, तो एफ ई क्या आता है उसके लिए, 0 आता है। एफ ई 0 आता है, तो उदासीन कणों को इससे भी त्वरित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये छाप लो, ये जो लिखा हुआ है ये छाप लो, पॉज करके ये छाप लेना और उसके बाद में लिखना। अतः उदासीन कणों को रेखीय त्वरित्र, अतः उदासीन कणों को रेखीय त्वरित्र में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, उदासीन कणों को रेखीय त्वरित्र में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। Hence
hence neutral particles cannot be accelerated, neutral particles cannot be accelerated by linear accelerator, neutral particles cannot be accelerated by linear accelerator। ठीक है, इतना गेम समझ आया। चलिए आगे, ये इसकी कहानी समझ में आ गई कि लीनियर एक्सेलरेटर से भी हम लोग क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करेंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, क्रिया प्रणाली, जो इसका सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, वो कैसा क्या है, बनावट वगैरह, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना, सेटअप या बनावट बोल लो, सेटअप, स्ट्रक्चर या जो भी आप बनावट, संरचना, जो भी बोलना चाहे, क्या होता है इसको समझ लो। आपको ये समझना है, समझना क्या है मतलब, ये जो मैं अभी इसका डायग्राम बनाने वाला हूँ वो पैटर्न समझना, फिर उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स खुद बना लेने होते हैं। ठीक है, तो कैसा होता है इसमें, देखिए ऐसा होता है, देखिए क्या है, ये एक ट्यूब है, इसको बोलते हैं ड्रिप ट्यूब, हिंदी में बोलते हैं इसको अपवाह नलिका। ठीक है, एक ट्यूब ये है, ये इसके आगे दूसरी ट्यूब लगी होती है। ओह, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड ऊपर रख जाइए। चलिए, ये एक ट्यूब ये है, अपवाह नलिका बोलते हैं इसको, ड्रिप ट्यूब। ये दूसरी नलिका है, इसकी लेंथ इससे थोड़ी ज़्यादा है। इसके बाद में ये थर्ड है, ठीक है। सही नहीं बना, एक सेकेंड। इसमें क्या होता है, इनके बीच का जो गैप होता है वो सेम होता है। जैसे अगर मैं गैप की बात करूं तो ये गैप है, जैसे मान लो इस गैप को मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये एस बोल देता हूँ, ये एस है दोनों के बीच में, ये भी एस है, ये लो। अब समझना क्या है, ये ट्यूब है, इसको जैसे C1 बोल रहा हूँ, ड्रिप ट्यूब है, इसको C2 बोल रहा हूँ, ये C3 है, ऐसे चलते जाते हैं, CN तक चलता है, बहुत सारे होते हैं। ये इसकी लेंथ अगर बात करें तो 3-4 किलोमीटर तक की लेंथ हो जाती है इसकी, इतना बड़ा ये लीनियर एक्सेलरेटर होता है। तो आप समझ लो कि ये जो वैक्यूम ट्यूब है ये बढ़ते जाते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 2-3 किलोमीटर लंबा होता है ये। और ऐसे ये लीनियरली ऐसे ट्यूब्स लगे होते हैं, रेखीय क्रम में लगे हुए होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये वैक्यूम ट्यूब लगे होते हैं लीनियरली, रेखीय क्रम में। दूसरा, ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, इनकी जो लेंथ है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है।
इस सेकेंड वाली की लेंथ इससे थोड़ी ज़्यादा, इसकी लेंथ इससे थोड़ी और ज़्यादा होगी, इसकी लेंथ आगे फिर बढ़ती जाती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, इनके बीच का जो गैप होता है वो सेम इक्वल होता है सबके लिए, कोई से भी ये ऐसा आगे भी ऐसे ही रहेगा, गैप सबका इक्वल है। ठीक है, 3 हो गए। आगे ऐसा है जैसे ऑड नंबर वाली जो है विषम संख्या वाली, जैसे पहली, तीसरी, आगे ऐसे चलते रहेगा। ये जो ट्यूब्स होती है ये एक बैटरी के एक पर्टिकुलर, जैसे बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इनको जिस टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, एक पर्टिकुलर टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो कि एक बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, ऐसी बैटरी है, इसको कनेक्ट कर दिया येलो, इस एक पर्टिकुलर वायर, इसमें से एक, जैसे मान लो ये पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी वायर है, एक ये इधर से कनेक्ट कर दिया इसको, थर्ड नंबर वाली को भी इसी से कनेक्ट करेंगे, ऐसे आगे 5वें नंबर वाली को भी इसी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरा इधर से हम लोगों ने भेजा, जैसे ये पॉजिटिव वायर है तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको कनेक्ट करेंगे जैसे सेकंड नंबर की से, फोर्थ नंबर वाली आगे जो चलेगा फोर्थ नंबर वाले से, इस तरीके से चलता जाएगा। आ रही बात समझ? मतलब विषम संख्या वाले जो ट्यूब्स है उनको एक पर्टिकुलर टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और जो बाकी बच गए ना और इवन नंबर वाले जो ट्यूब्स है उनको दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से। ठीक है, ये अपना फाइनल ये स्ट्रक्चर मिल गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक पार्टिकल को भेजते हैं, जाओ ऐसे, बहुत सारे पार्टिकल भेजते हैं, एक ही नहीं, बहुत सारे पार्टिकल। अब ये क्या करते हैं, ये इस वैक्यूम ट्यूब से निकलते हैं। वैक्यूम ट्यूब के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसके बीच, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इन दोनों ट्यूब्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि जैसे एक ट्यूब है पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एक ट्यूब नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, उसकी वजह से इस पर फोर्स लगता है और इसकी स्पीड बढ़ती है। यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ती है, फिर ये स्पीड बढ़ जाती है, फिर ये इसमें से पास होता है, फिर यहाँ पे आता है, इसकी स्पीड और बढ़ती है यहाँ पे, फिर इसके इन दो के बीच में आता है, फिर स्पीड बढ़ती है। तो वो जो 2 ट्यूब के बीच का गैप होता है उसके अंदर इनकी स्पीड बढ़ती जाती है, हर गैप के अंदर स्पीड बढ़ती जाती है, और इस तरीके से स्पीड इंक्रीज हो जाती है। फाइनली एक्सेलरेट करना है, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ानी होती है, तो इस तरीके से स्पीड इनकी बढ़ जाती है। ये तो वर्किंग हो गया, कार्य प्रणाली हो गया। इससे पहले ये स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर में जो मैंने पॉइंट्स बताए वो पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसको ये जिसके दिमाग में है ना वो इसको देख के वो पॉइंट बना सकता है। ठीक है, बनाए पॉइंट। चलिए ये जो डायग्राम है नीचे भी छाप सकते हो, पहले पॉइंट लिख लो, या 1-2 पॉइंट लिखने के बाद में डायग्राम छाप सकते हो। ठीक है, लिखो। रेखीय त्वरित्र में अपवाहन नलिकाएं रेखीय क्रम में लगी होती है। अपवाहन नलिकाएं रेखीय क्रम में लगी होती है। अपवाहन नलिकाएं रेखीय क्रम में लगी होती है। इन्हें सामान्यतः C1, C2, C3, Cn से प्रदर्शित किया जाता है। C1, C2, C3 Cn से प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें सामान्यतः C1, C2, C3 Cn से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में लिखो। In linear accelerator, drift tubes in linear accelerator, drift tubes are connected linearly as shown in the figure. ठीक है, these are named by C1, C2, C3 Cn. These are named by C1, C2, C3 Cn. ठीक है,
सेकेंड पॉइंट, ये तो हो गया कि ये ट्यूब से लीनियरली है, रेखीय क्रम में लगी हुई होती है। सेकेंड पॉइंट, इनकी लेंथ है लगातार बढ़ती जाती है ना। तो लिखिए द लेंथ ऑफ ड्रिप ट्यूब्स ग्रेजुअली इंक्रीजेज, लेंथ ऑफ ड्रिप ट्यूब्स ग्रेजुअली इंक्रीजेज। अपवाहन नलिकाओं की लंबाई क्रमशः बढ़ती जाती है। अपवाहन नलिकाओं की लंबाई क्रमशः बढ़ती जाती है। इस पॉइंट के आगे ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसे इंक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं हम लोग, ये लाइन लिख लेना उसके बाद में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग गैप के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके बीच में जो गैप होता है, वो अंतराल जो होता है वो समान होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दो क्रमागत अपवाहन नलिकाओं के मध्य अंतराल समान होता है। द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ड्रिप ट्यूब्स is equal. The gap between two successive drip tubes is equal. गैप सेम है, ठीक है। इतनी बात हो गई। ये लीनियरली है, इनकी लेंथ बढ़ती जाती है, गैप सेम है। और बात ये कर सकते हैं कि जैसे इनको ओड नंबर वाले को सेम टर्मिनल से जोड़ दें, इवन नंबर वाले को उसको जस्ट ऑपोजिट से। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सभी विषम संख्या वाली अपवाह नलिकाओं को बैटरी के एक निश्चित टर्मिनल से जोड़ते हैं तथा सम संख्या वाली अपवाह नलिकाओं को विपरीत टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, all odd numbered drip tubes are connected with a particular terminal of battery and even numbered drip tubes are connected with the opposite terminal ठीक है। जैसे ये प्लस से कनेक्टेड है तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ये सब फर्स्ट से कनेक्टेड हो गए, सेकेंड, फोर ये माइनस वाले से कनेक्टेड होंगे, ऐसे, ठीक है। ये इसके बारे में कहानी हो गई, इस स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा इसका वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। कार्य प्रणाली
एक तो इसमें क्या होता है समझ लो, एक दो पॉइंट। ये है बैटरी जो लगाते हैं हम लोग, जो जिस पे मतलब वोल्टेज, ये वोल्टेज इस तरीके से लगाते हैं, एसी वाला लगाते हैं। एसी, एसी का मतलब होगा इसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा एफ। ये फ्रीक्वेंसी इस तरीके से सेट करते हैं, किस तरीके से सेट करते हैं, ये इस तरीके से सेट करते हैं कि जैसे यहां से पार्टिकल जैसे ही निकला, यहां से जैसे ही पार्टिकल निकला, उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो लगेगा, उस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा, जो बल का मान होगा, वो आगे की तरफ लगे। मतलब ये पुश करे एक तरीके से। यहां से जैसे निकले, यहां से इनका पोलैरिटी, इनका ध्रुवणता, इनकी पोलैरिटी प्लस माइनस ऐसा हो जाना चाहिए कि ये जैसे यहां पर आए, इसका साइकिल चेंज हो जाए। जो ये है इसका साइकिल है, जैसे मान लो यहां पर है, यहां से जैसे ये बाहर निकला, इसका साइकिल मान लो ये स्टार्ट हो गया, ये वाला साइकिल हो गया, ये इसको पुश करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये पूरा साइकिल कहां पे कंप्लीट होगा, ये पूरा साइकिल तब तक चलता रहेगा तब तक ये यहां से यहां इसके अंदर एंटर ना करे। इसके अंदर एंटर करेगा और यहां से निकलेगा तब तक ये इसका हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर ये इसके अंदर अंदर दौड़ेगा तब तक ये दूसरा साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर जैसे यहां पे आएगा तब इसका ये पार्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। फिर यहां पे पहुंचेगा तब तक ये पार्ट खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि इसका जो आधा साइकिल है, इसका जो आधा साइकिल है T/2, आधा चक्कर में लगने वाला समय जो T/2 है, वो किसके बराबर होना चाहिए, इस पार्टिकल को यहां से लेके यहां तक जाने में जो टाइम लगता है ना, उसके बराबर होना चाहिए। ये इसका नहीं तो आप ये समझ लो, ये ट्यूब से समझ लो आप इस चीज को, कि मान लो कि ये NV ट्यूब में है किसी में, जैसे मान लो कि ये nth ट्यूब है, ये इसकी लेंथ L3 है ना, L3 ट्यूब है, इसकी लेंथ कितनी L3, और इसके अंदर जब पार्टिकल जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लो V3 है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी से इतनी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस है इतनी और वेलोसिटी कितना, इतना, तो ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी है, क्या आ गया, टाइम। जैसे यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, और उतने टाइम में इसका आधा चक्कर पूरा हो जाना चाहिए। आधा चक्कर मतलब ये आना चाहिए इसके आधे चक्कर के बराबर, ये लो। तो ये मैं 3, 4 इनके बात नहीं कर रहा, ये किसी n के लिए बात कर लेता हूं कि NV ट्यूब की लेंथ Ln, वेलोसिटी उसके अंदर Vn, तो ये टाइम है T/2 के बराबर आना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये पहली ट्यूब में होगा तो पहली ट्यूब की लेंथ कम होगी तो वहां पे वेलोसिटी भी कम होगा। दूसरी ट्यूब में जब पहुंचेगा तो लेंथ बढ़ गई उसकी, तो उसको वेलोसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। फिर क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, टाइम फिक्स है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है बाहर से जो लगा रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी कोई पर्टिकुलर फिक्स है, और टाइम पीरियड होगा उसका वो भी फिक्स है। तो ये वाला टर्म क्या है, फिक्स है एक तरीके से देखा जाए तो अगर लेंथ बढ़ रही है, जैसे जैसे ट्यूब में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेंथ इंक्रीज होती रहेगी तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होनी पड़ेगी या होगी ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से ये मेंटेन रहेगा, T/2 के इक्वल रहेगा। तो इस तरीके से ग्रेजुअली जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वेलोसिटी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और फाइनली बहुत 2-3 किलोमीटर जब पहुंच जाएगा तब बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर उसको बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से ये लीनियर एक्सेलरेटर होता है, रेखीय त्वरित काम करता है। तो ये जैसे बाहर निकलेगा इस पे फोर्स लगेगा, ये जाएगा स्पीड से दौड़ता हुआ। तो लिखिए रेखीय त्वरित्र में पॉइंट बना के लिखते रहिए। रेखीय त्वरित्र में पहला पॉइंट, रेखीय त्वरित्र में अपवाहन नलिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 inside the drip tubes. The electric field is 0 inside the drip tubes. Electric field is 0 inside the dripped tubes. Electric field is 0 inside the dripped tubes. Inside the drip tubes. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए।
वर्किंग के बारे में बात करते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति, बाह्य विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति, बाह्य विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति इस प्रकार होती है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति इस प्रकार होती है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति इस प्रकार होती है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति इस प्रकार होती है कि 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 जब एक अपवाह नलिका से, जब एक अपवाह नलिका से कण बाहर आता है, जब एक अपवाह नलिका से कण बाहर आता है तो बैटरी की ध्रुवणता बदल जाती है, बैटरी की ध्रुवणता बदल जाती है। The frequency of the battery is in such a way that when a particle comes out from the drip tube, a particle comes out from the drip tube, the polarity of the battery should be changed. 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 आगे बात समझ में? तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है वेलोसिटी इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल increases as length of the tube increases, as length of the tube increases, as length of the tube increases। जैसे जैसे नलिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे नलिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है, वेलोसिटी, जैसे जैसे नलिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है, कण का वेग बढ़ता जाता है, कण का वेग बढ़ता जाता है। ठीक है, ये इंक्रीज होता रहेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये हो गया इसका। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होगा, वो जो ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पार्ट है, और उसके बाद में इसकी कमियों के बारे में बात करेंगे कि क्या कमियां रहेगी। जैसे बात करें 3 किलोमीटर तक का लंबा होता है, अब इसके अंदर वैक्यूम बना के रखना होता है, निर्वात बना के रखना पड़ता है। अब निर्वात बनाना इतने लंबी डिस्टेंस में आसान नहीं होता है। ठीक है, तो वो एक अपने पास टास्क होता है, तो वो एक कमी है, इसका ड्रॉबैक है ना। और भी चीज़ें हैं, फ़ायदे भी है, जैसे जो जिनका मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, वो पार्टिकल जैसे ड्यूट्रॉन हो गया या अल्फा पार्टिकल हो गया या प्रोटॉन हो गया, उनको एक लाइन में सेट करने के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और बहुत स्पीड से एक ही डायरेक्शन में भेजने के लिए ये ठीक है। ठीक है, एक चीज़ ये है। तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।